वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम फ्री बॉडी डायग्राम्स और दूसरी जो है वो सिस्टमैटिक डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियसली हमारे पास 4 काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस थी, इनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर अब्दुल सलाम, ग्लाशो और वाइनबर्ग ने क्या किया था 1960 में, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन करके कहा था कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक मजीद फंडामेंटल फोर्स की 2 टाइप्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रो वीक फोर्स है। ऑलराइट, तो ये हमारा कल का लेक्चर था। अब चूंकि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो अब तक तो हमने समझ लिया कि फोर्सेस कितनी टाइप्स की होती हैं और इसके अलावा जो है वो फोर्सेस जो है उनकी फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही हो तो किस तरह से हम उसे जो है वो देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसका नेट इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 तरह के मेथड्स होते हैं कि हम उसकी डायग्राम बना लें। सबसे पहली जो डायग्राम है दैट इज सिस्टमैटिक डायग्राम। यस, सिस्टमैटिक डायग्राम, ये पहली टाइप है डायग्राम्स ड्रॉ करने की, क्योंकि आपको फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए डायग्राम्स ड्रॉ करनी पड़ती हैं ताकि आपको पता चल सके कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन जो हैं वो सारे मैं ज़रा थोड़ी देर बाद लूँगा आपसे, आपने बस तवज्जो से जो है वो बोर्ड पे नज़र रखनी है। आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 बाय 1 एड्रेस होते चले जाएंगे। ओके, फिर एंड पे अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं एंड पे क्वेश्चन ले लूँगा। ओके, सिस्टमैटिक डायग्राम्स। सिस्टमैटिक डायग्राम्स में हम क्या करते हैं, लेट्स से कि मेरे पास एक जो है वो इस तरह से कोई स्टिक है और उस स्टिक के साथ जो है इस तरह से फिश जो है वो क्या कर रही है, हैंग। यस, लेट्स से कि ये जो है मेरे पास फिश है और ये हैंग कर रही है। अब ये जो कंप्लीट डायग्राम है जिसमें मैंने स्टिक को भी इंक्लूड किया हुआ है, मैंने स्ट्रिंग को भी इंक्लूड किया हुआ है, मैंने फिश को भी इंक्लूड किया हुआ है, इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक डायग्राम्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the objects required। जी, ऐसी डायग्राम जिसमें हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसी डायग्राम को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक डायग्राम। ऑलराइट, इसी तरह और डायग्राम भी हो सकती है। लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक फुटबॉल है, लेट्स से कि ये फुटबॉल है और ये जो है वो लेट्स से कि हवा में जो है वो मूव कर रहा है, तो ये एक डायग्राम जो होगी वो मेरे पास क्या कहलाएगी, सिस्टमैटिक डायग्राम। ओके, अब हम दूसरी टाइप्स ऑफ चलते हैं जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम क्योंकि फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमने ड्राइंग तो करनी नहीं है, हमने जो है वो फोकस्ड होकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम फिज़िक्स में क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फ्री बॉडी डायग्राम्स यूज़ करते हैं। अब ये फ्री बॉडी क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब इस डायग्राम में हम क्या करते हैं कि जो हमारी मतलब का ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि अगर आप इस प्रीवियस पिक्चर में देखें तो मैंने इस फिश पे लगने वाली फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप गौर करें तो सिर्फ फिश को मैं वहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखें, मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह से फिश जो है उसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इस फिश पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, मैं 1 बाय 1 जो है उनको ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से कि इस पे नीचे की तरफ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ Fg। ओके, ऊपर से मैंने इसको क्या किया हुआ है, मैंने इसको हैंग किया हुआ है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसे मैं क्या कहूँगा,
एफ कैपिटल टी, यानी कि टेंशन की फोर्स। अब ये जो फोर्सेस हैं, अब इसको समझना आसान है। अगर मैं यहाँ करूँ तो मैं यहाँ पे अलहदा से पहले लिखूँगा कि एफ टेंशन की फोर्स है एंड देन डाउनवर्ड जो है वो एफ जी की फोर्स है, तो मुझे ये सारी ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, मेरा कंसर्न जो है वो फोर्सेस के साथ है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इजीली सेपरेटली जो कि ऑब्जेक्ट जिसको मैंने एनालाइज करना है कि उस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, उसको मैं सेपरेटली ड्रॉ करूँगा और उस पर फोर्सेस ड्रॉ कर दूँगा अपनी आसानी के लिए। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसे कहते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, schematic representation in which only object is drawn which is being analyzed with arrows to draw all the forces। जी, तो हम वही कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं जिसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं और उसको एरोज की मदद से जो है वो डिफाइन करते हैं। इसी तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लेट्स से कि मेरे पास जो फुटबॉल था, अगर आप इस फुटबॉल को देखें तो इस फुटबॉल पे जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो अपवर्ड फोर्स जो है वो ड्रैग फोर्स है, एयर रेसिस्टेंस। और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है? दैट इज़ नन अदर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब मुझे वो सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट दैट इज़ कंसर्न उसको मैं क्या करूँगा, ड्रॉ कर दूँगा। ऑलराइट, अब मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ। इस यहाँ देखें ज़रा। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो ये सारी की सारी जो है वो आपके पास सिस्टम डायग्राम्स है, ठीक है। जैसे ये आपके पास फिश, स्ट्रिंग एंड दिस स्टिक, ये फुटबॉल, ये जो मेरे पास टेबल है एंड द बुक, ये सारी की सारी सिस्टम डायग्राम्स है जिसमें मैंने कलरिंग भी की हुई है एंड सारी जो मिनिएचर ड्राइंग जो है वो मैंने की हुई है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंसर्न ऑब्जेक्ट है दैट इज़ फिश, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में डायरेक्टली फिश ड्रॉ कर दी और उस पर फोर्सेस एरोज की मदद से जो है वो शो कर दिए हैं। इसी तरह से मैंने फुटबॉल जो है उसको मैंने एक सफ़ियर से बना दिया है और मैंने साथ क्या कर दिया, फोर्सेस ड्रॉ कर दिए हैं। इसी तरह बुक के ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो इन डायग्राम्स के साथ डील करना आसान होता है एज कम्पेयर टू दिस डायग्राम्स। दैट्स वाई हम ये डायग्राम्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज नेट फोर्स। अच्छा, इसको नेट फोर्स भी कहते हैं, इसको हम नेट फोर्स भी कहते हैं और इसको हम साथ साथ रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। अब ये दोनों नाम यूज़ किए जाते हैं, तो आपने जो है वो परेशान नहीं होना कि रिजल्टेंट फोर्स पूछ लिए अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। नो डिफरेंस। नेट फोर्स, चूँकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम डिफरेंट मैथमेटिकल रूल्स से जो है वो एडिशन करते हैं। जब एडिशन करते हैं जो हमारे पास नेट रिजल्ट आता है उसको हम रिजल्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। अगर फोर्स को हम ऐड ऑन कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आंसर आएगा। ओके, तो ये क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास जो है वो दो जो हैं स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, ये दो स्टूडेंट्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक रोप को जो है वो पकड़ा हुआ है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सुनाओ। अब मुझे बताएं
कि ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, और ये भी 10 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो क्या ये दोनों मूव करेंगे? नो, क्योंकि जितनी फोर्स ये उस डायरेक्शन में लगा रहा है, खींच रहा है इसको, उतना ही ये इस डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास नेट फोर्स होगी, यानी कि FNET नेट फोर्स 0 होगी। तो इसका मतलब है इनकी स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखेंगे। ऑल राइट, इसी तरह से अगर मैं कह देता हूँ कि अब जो है मेरे पास जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, लेट्स से कि ये एक स्टूडेंट है, ये खींच रहा है इस तरफ को और ये उस तरफ को खींच रहा है, लेकिन अब जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, मैं कहता हूँ कि ये 5 न्यूटन है, ठीक है, लेकिन ये जो अप्लाई कर रहा है ये 20 न्यूटन है, ठीक है। अब बताएं कि किस तरफ मोशन होगी, क्या अगेन नेट फोर्स जो है वो 0 आएगी? नो। अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन है और इस तरफ 20 न्यूटन। ऑब्वियसली ये वाला जो लड़का है या स्टूडेंट जो है ये इस तरफ क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ। तो इसका मतलब है यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं है, यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं है। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि नेट फोर्स का मतलब क्या है। नेट फोर्स का मतलब है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। जब हम किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस को कंबाइन करके देखते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स। अभी मैं मज़ीद एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब नेट फोर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? नेट फोर्स हमें इंफॉर्मेशन देती है कि बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो आपस में बैलेंस है या नहीं है। अब यहीं से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड थी और ऑपोजिट इन डायरेक्शन थी। ओके, इस पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस हैं। अगर मैं इसको F1 कह लूँ, इसको मैं F1 कह लूँ और इसको मैं F2 कह लूँ, तो इन दोनों फोर्सेस को मैं बैलेंस फोर्स कह सकता हूँ, बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे F1 जो है वो कम है और F2 जो है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से इस स्टूडेंट ने जो है वो इसको उस तरफ खींच लिया, मतलब उस तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0, यस। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो फोर्सेस आपस में क्या है, बैलेंस है। अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं है तो फोर्सेस जो है वो क्या है, अनबैलेंस। तो जो नेट फोर्स है वो हमें ये बताती है कि आइदर फोर्सेस आर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ओके, अगर फोर्सेस बैलेंस होंगी तो नेट फोर्स 0 होगी, जिसका मतलब ये होगा कि बॉडी में किसी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी चेंज इन स्पीड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, अगर आपके पास नेट फोर्स जो है वो अनबैलेंस है तो इसका मतलब है बॉडी स्पीड अप या स्लो डाउन हो सकती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बारे में बाद में एंड पे करूंगा, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये समझाया है कि जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स आपको बताती है कि किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस बैलेंस हैं या अनबैलेंस है। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये देखें ज़रा, अभी बताता हूँ मैं आपको, अभी आपको मज़ीद समझ आएगी कि बैलेंस फोर्सेस क्या हैं। ये देखें, अभी ये बुक जो है ये टेबल पे पड़ी हुई है, तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और अपवर्ड फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स है। तो क्या ये बुक नीचे ऊपर मूव कर रही है? क्या ये मूव कर रही है? नो, ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ये मूव नहीं कर रही। इसका मतलब है कि नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इस केस में जो हमारे पास नेट फोर्स है वो क्या होगी, 0। यानी यहाँ पे जो मेरे पास नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0। ऑल राइट, इसी तरह से अगर आप इसको देखें, ये फिश को, तो फिश जो है वो स्ट्रिंग के साथ हैंग है। तो क्या ये फिश नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, किसी तरफ मूव कर रही है? नो, ये फिश किसी तरफ मूव नहीं कर रही। इसका मतलब है कि इस पे दोनों लगने वाली फोर्सेस, मीन्स टू से ये जो टेंशन की फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपस में इक्वल हैं, ये दोनों बैलेंस फोर्सेस हैं। अगर बैलेंस फोर्सेस हैं
तो नेट फोर्स हमेशा क्या होगी, ज़ीरो आएगी। और जब नेट फोर्स ज़ीरो आएगी तो किसी किस्म की मोशन में तब्दीली या स्टेट में तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। ऑल राइट, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके, आगे मूव करते हैं। आज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, ओके, इसके बाद हम बुक पे ही चलते हैं, वहीं पे आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑलरेडी फिगर्स जो हैं वो बनी हुई हैं, ये देखें। ये वो जो मैंने आपके सामने एग्जांपल बनाई कि अगर आप यहाँ पे देख सकें, अगर आप यहाँ पे देख सकें, ये देखें। ओके, एक और बात याद रखें कि फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो एरो हेड होता है ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डायरेक्शन की, कि किस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है। और ये जो आपके पास लाइन होती है ना, ये जो इसकी टेल होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैग्नीट्यूड के बारे में। जब मैंने आपको वेक्टर्स एंड स्केलर्स पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने ये सारी बातें डिस्कस की थी। अब मुझे बताएं कि ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स ज़्यादा है। इसको मैं F1 कह लेता हूँ, इसको मैं F2 कह लेता हूँ। ठीक है, अब देखें इसकी टेल ज़्यादा है, इसकी टेल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि F2 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू F1। ये बात यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। अगर आप गौर करें, इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर है, ये उस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो आ रही है। ज़ीरो आने का मतलब है कि ये जो फोर्सेज हैं, दीज फोर्सेज आर बैलेंस्ड। ऑल राइट, इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें, इसकी टेल, इस वेक्टर की टेल कम है और इस वेक्टर की टेल ज़्यादा है। दैट मीन्स कि F2 इज़ ग्रेटर देन F1। तो अगर ये एक दूसरी फोर्स से बड़ी होगी तो नेट फोर्स जो है वो ग्रेटर की तरफ एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। ऑल राइट, तो इसका मतलब है ये फोर्सेस क्या हैं, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ठीक है, ये सारी बातें यही लिखी हुई हैं कि बैलेंस फोर्स कौन सी है, अनबैलेंस फोर्स कौन सी है, क्योंकि ये बैलेंस फोर्सेस जो हैं या अनबैलेंस फोर्सेस जो हैं वो स्टेट ऑफ मोशन को जो है वो डिफाइन करती हैं। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे आती है, देखें अब यहाँ पे देखें, उसने ये अल्टरनेटली यूज़ किया है, रिजल्टेंट भी कह दिया और नेट भी कह दिया। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए किसी भी MCQs में कि नंबर ऑफ फोर्सेज जो हैं अगर किसी बॉडी पे लग रही हैं तो वो ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है कम्युलेटिव इफेक्ट ज़ीरो है। तो इसका मतलब है क्या उसकी नेट फोर्स ज़ीरो होगी, क्या उसकी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी, या दोनों ज़ीरो होंगे। तो ऑब्वियसली नेट फोर्स को ही हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, तो ये ज़ीरो होगी। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, ये देखें आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखें, दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, 4 न्यूटन की और 4 न्यूटन की इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो आप नेट फोर्स, अगर मैं इसको कहता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ F1, इसको मैं कहता हूँ F2, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो F नेट मैं कैसे निकालूंगा, नेट फोर्स कैसे आएगी, F1 प्लस F2। तो दोनों को आप ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। ये देखें, अगर आप 4 + 4 ऐड करें तो क्या आता है, 8 न्यूटन। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ऑल राइट, अब अगर आप देखें, ये 4 न्यूटन की फोर्स उस डायरेक्शन में है और ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, इसलिए इसके साथ यहाँ पे -4 न्यूटन लिखा गया है। तो अगर अब आप नेट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो एक फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है, दूसरी क्या है, -4 न्यूटन। तो 4 - 4 0 न्यूटन। ठीक है, आप क्या लें, तो ये F नेट जो है इसका जवाब क्या आ गया, 0। इसका मतलब है ये फोर्सेस जो हैं वो क्या है, बैलेंस है, और इसका जवाब क्या आएगा आपके पास, 0 न्यूटन। ऑल राइट, ओके, नीचे देखें ज़रा। अब यहाँ पे जो है 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जबकि उससे बड़ी फोर्स 7 न्यूटन की इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो अगर डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगी, तो 7 + 4 क्या होता है, 11। और डायरेक्शन जो है वो जो ज़्यादा फोर्स होगी उसी के डायरेक्शन में बॉडी जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी। ऑल राइट, ओके, अब यहाँ देखें, ये 3 न्यूटन की फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, 8 न्यूटन की फोर्स जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो अब नेट फोर्स क्या होगी, देखें F नेट किसके इक्वल आएगी, ये देखें 3 - 8। 3 - 8 क्या होता है, -5,
न्यूटन। -5 न्यूटन जो है, माइनस जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और 5 जो है वो मैग्नीट्यूड को। लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी? जो फोर्स ज़्यादा होगी उस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। तो इसलिए -5 न्यूटन के साथ ये इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो ये तो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ देखा कि जो हमारी ट्रॉली थी, लेट्स से कि दिस वाज आवर ट्रॉली, ओके। अब इस पे जो फोर्सेस लग रही थी वो एक ही डायरेक्शन में लग रही थी। लेट्स से दिस वाज वन F1 एंड दिस वाज F2, ठीक है, दिस वाज F2, ओके। दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन एक और सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि लेट्स से कि अब फोर्स कुछ डिफरेंटली लग रही है। अच्छा, अब फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और F1 जो है, ये वाली फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में लग रही है। यस, अब प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो अब जब हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स को फॉलो कर रहे थे, सिंपल एडिशन को जो हम फॉलो कर रहे थे, जब डायरेक्शन सेम थी तब हम सिंपल ऐड ऑन कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। लेकिन अब कुछ ना कुछ एंगल जो है वो बन रहा है। देखें, अगर आप गौर करें तो ये फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन ये, अब दोनों फोर्सेस में जो है वो एंगल बन रहा है। ये फोर्स कौन सी थी? F1। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या करते हैं? हेड टू टेल रूल से क्या करते हैं? ऐड ऑन करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ रखा है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है वो कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस वन इज x माइनस एक्स, y माइनस वाई, दिस इज ओरिजिन। तो सबसे पहले आप F1 वाली फोर्स को ड्रॉ कर लें। ये देखें, ये F1 वाली ये जो फोर्स है ये आपकी क्या होगी? F1, ओके। F2 की टेल को आप F1 के हेड के साथ क्या करेंगे? अटैच कर देंगे उसी डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। ये आपके पास आएगी F2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि आखिरी क्या हेड और पहले की टेल को आपस में आप मिलाएंगे, तो ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। एंड दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू F1 प्लस F2, ठीक है। तो ये तरीका है। लेकिन जब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो उसका मेथड डिफरेंट होता है। उसमें आप क्या करते हैं? R इक्वल्स अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ये आपके पास सिंपल क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड। अब ये सिंपली ऐड नहीं होगी। अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ सर्टेन एंगल बना रहे हैं, दोनों का एंगल 0 से ज़्यादा है, 0 नहीं है, अगर 0 होगा तो सिंपली आप ऐड कर देंगे। अगर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, कोई भी एंगल बन रहा है, तो फिर आप उसको सिंपल एडिशन से जो है वो नहीं सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप यूज़ करेंगे हेड टू टेल रूल, जो कि वेक्टर एडिशंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, अगर एंगल बनाएंगे। ऑलराइट, ओके। मैं इसको रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे कहा कि जो अभी हमने बुक में स्टडी किया था कि फोर्सेस सेम, देखें, या तो वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी या ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, तो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम था, यानी एक ही लाइन के ऊपर वो एक्ट कर रही थी, बेशक सिमिलर थी या ऑपोजिट थी। फाइन। मैंने आपसे कहा कि अगर ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ना हो, यानी सेम लाइन ऑफ एक्शन ना हो इनका, तो कोई एंगल बन रहा हो दोनों फोर्सेस के दरमियान। जैसे मैंने बताया कि अगर F1 की डायरेक्शन ये थी और F2 की डायरेक्शन कुछ सर्टेन एंगल के ऊपर थी, तो फिर आप इन दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे? हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे, ठीक है। या इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं आपके लिए कि लेट्स से कि ये ट्रॉली थी, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, ये देखिए, ये ट्रॉली थी आपकी, ओके। सो दिस वाज अ ट्रॉली, ओके। ये इस पे एक फोर्स लग रही है F1 इस डायरेक्शन में, और इसी तरह से इस पे एक फोर्स लग रही है F2 इस डायरेक्शन में। अब ये क्या दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में है? नो। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट हो गया, यानी वो लाइन जिसके अलॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है।
तो इसको फिर आप जो है वो हेड टू टेल रूल की मदद से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये बात आपने याद रखना, ये आगे हमारे इस्तेमाल में चीज़ें आएंगे जब हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। तो मैंने सिंपली क्या कहा, हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल ये कहता है कि आपने कार्टेशियन प्लेन बनाना है। मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ आपको। ये x था और ये y, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, f1 है और f2 है, ठीक है। तो आसानी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो f2 को पहले या इसका नाम चेंज कर दें, आप कंफ्यूज रहेंगे, पर इसको 2 कर दें, इसको 1 कर लें। ये लें, अब आपके लिए आसानी है। तो सबसे पहले पहला वेक्टर पकड़ें, उठा के एक्स एक्सिस पे रख दें कुछ इस तरह से। ये आपके पास आ गया पहला वेक्टर f1। क्लियर? ओके। अब दूसरा वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, इस तरह से। आपने इसको इसी तरह से ला के इसकी जो टेल होगी आपने f1 की टेल के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसलिए हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। मतलब एक का हेड दूसरे की टेल, फिर दूसरे का हेड तीसरी की टेल, तीसरे का हेड चौथे की टेल, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। तो दूसरा वेक्टर जो है वो मैं इस तरह से बना देता हूँ उसी डायरेक्शन में, ये f2 है, ठीक है। अब इनका मैंने क्या करना, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए जो आखिरी वेक्टर होता है उसका हेड और पहले वेक्टर की टेल, इसको आप मिला दें, तो ये आपके पास बन गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट किसके इक्वल आया, f1 प्लस f2। ये मैं बहुत आसान अल्फाज में कह रहा हूँ, अदरवाइज फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप कैसे निकालेंगे कि r इक्वल्स टू f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है। बहरहाल ये सिर्फ बताने के लिए है, अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। आई होप सो कि अब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि अगर एंगल बनेगा दो फोर्सेस के दरमियान तो फिर जो है हम हेड टू टेल रूल जो है इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखें ज़रा। ओके, अब ये जो बात मैंने की है ये बेसिकली आपकी बुक की लास्ट लाइन है। ये देखें, अब यहां देखें, हाउएवर वी कैन नॉट मेक सच अल्जेब्रिक एडिशन, जो कि अल्जेब्रिक एडिशन है वो हम नहीं कर सकते। किन वेक्टर्स के लिए? वेक्टर्स आर मेकिंग सर्टेन एंगल, जिनके दरमियान सर्टेन एंगल बन रहा है। इन सच केसेस वी ड्रॉ वेक्टर्स ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सेम स्केल वी कैन ऐड दम बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यस, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड ऑन कर लेते हैं। फाइन, ओके। अब एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बच्चे पूछते हैं कि सर हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो है चेंजेस द मोशन, चेंजेस द मोशन। अब ये मोशन को चेंज करती है, इसका मतलब है कि ये स्पीड को चेंज कर सकती है, ये वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डज नॉट मेंटेन मोशन, ये मोशन को मेंटेन नहीं करती, ये मोशन को मेंटेन नहीं करती। अब ये दो बातें आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, मोशन को चेंज करती है, मोशन को सस्टेन नहीं करती। मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसकी मोशन को ये सस्टेन नहीं करती। अब मेरे पास एक सवाल है, सवाल ये है जो आपको क्लैरिफाई करेगा नेट फोर्स और इंडिविजुअल फोर्स को। मेरे पास एक कार है, ओके, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि मेरे पास एक कार है, ओके। अब ये कार जो है ये इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये जो मूव कर रही है इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक सवाल की समझ आई? ओके। बच्चे कहते हैं कि सर अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, जो कि हमने पढ़ा था जब हमने स्पीड और एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था कि जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड अगर कांस्टेंट हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, आप कह लें कि लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और आसान करते हैं इसको। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करेगी तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इस केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है।
एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी में चेंज अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो इस कार के ऊपर क्या है, ज़ीरो है। क्योंकि मैंने कहा कि फोर्स ही वो ऐसी चीज़ है जो कि वेलोसिटी को चेंज करती है। तो वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, मोशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर, इस कार के ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, यानी फोर्स ज़ीरो होगी। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ओके, अब अगर फोर्स ज़ीरो है, अब ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करता है। बच्चा कहता है सर अगर ये फोर्स ज़ीरो है तो ये बॉडी मूव कैसे कर रही है, ये कार मूव कैसे कर रही है। यस, तो ये नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। अब ज़रा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम ज़रा गौर से देखिएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम में ये मेरी कार है जो कि मेरा सब्जेक्ट है एनालिसिस का, इसको मैंने एनालाइज करना है इस तरह से। यस, ओके। अब इंजन जो है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स ऑफ इंजन, ठीक है, मैंने लिख दिया है। ओके, अब इस कार के ऊपर दो तरह की फोर्सेस जो हैं वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रही हैं जी। आगे से हवा आ रही है तो हवा की फोर्स जो है जिसे मैं कहता हूँ एफ डी ड्रैग फोर्स, इसके ऑपोजिट लग रही है। ओके, उसके बाद ये जिस सड़क के ऊपर गाड़ी मूव कर रही है वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, और फ्रिक्शनल फोर्स भी जो होती है इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये भी क्या होती है, ये ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब है कि ये जो इंजन की फोर्स है, ये फोर्स इन दोनों फोर्सेस के साथ इक्वल हो चुकी है और ये बैलेंस हो चुकी है। मतलब मैं आपके लिए आसान लिख देता हूँ कि F जो इंजन थी दैट इज इक्वल्स टू F ड्रैग फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स, नेट फोर्स के ज़ीरो होने का मतलब है, नेट फोर्स के ज़ीरो होने का मतलब है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये इतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसकी वेलोसिटी जो है वो लॉक्ड हो चुकी है, लॉक्ड हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो है, यानी यही वेलोसिटी जो है इसको सस्टेन करेगा। नेट फोर्स ज़ीरो होने के बावजूद ये जो है अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करेगा। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब है कि ये इसी वेलोसिटी में लॉक्ड हो चुका है। अगर इसी वेलोसिटी में लॉक्ड हो चुका है तो इसका मतलब है इसकी मोशन में अब तब्दीली नहीं आएगी। यही कॉन्सेप्ट जो है वो नेट फोर्स का है। अब मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं, एनी क्वेश्चंस? यस, एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स से, मैं अभी बताता हूं आपको कि लेट्स से यही कार है मेरे पास, ओके, ये कार है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और पहले इसकी वेलोसिटी जो थी, लेट्स से मैं कहता हूँ 10 मीटर पर सेकंड थी, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड होगी, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो आप यहाँ से नोट कर रहे हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, और उस एक्सेलरेशन को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। 10 से 20 में जाने के लिए जितना टाइम लगा और जितना इन दोनों का डिफरेंस है, इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। आप इसके लिए एक्सेलरेशन की वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये ओके, नहीं, हाई स्पीड का मतलब है स्पीड का चेंज होना जरूरी है। अब ये ना हो कि उसकी स्पीड 200 हो चुकी है और 200 मेंटेन कर रहा है, तो 200 जब मेंटेन हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बॉडी, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको क्लियर होगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में मैंने ये बहुत एक्सप्लेनेटरी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह से एक्सेलरेशन जो है वो एक्ट करता है। फाइन,
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसकी पंच लाइन यही है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है कि बॉडी उसी स्टेट ऑफ मोशन में लॉक हो चुकी है। अब उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है या स्पीड है या वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन बॉडी अपनी उसी स्टेट ऑफ मोशन में क्या रहेगी, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।